नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का लगाया आरोप। कहा, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर कर रहे हैं काम। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस जब भी सत्ता में आई महंगाई बढ़ी। निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का किया जिक्र। कहा, सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर बढ़ाया खर्च। जाति के मुद्दे पर सदन में कांग्रेस सांसदों ने किया हंगामा। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस की मंशा पर उठाया सवाल। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस देश को जाति के आधार पर बांटने की कर रही साजिश। तो प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पूर्व में ओबीसी आरक्षण का किया विरोध। केरल के वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही। 173 से अधिक लोगों की मौत। खराब मौसम के बीच सेना, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने घटनास्थल का किया दौरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वायनाड में हुए भूस्खलन पर जताया दुख। संसद में आज जोर शोर से उठा केरल के वायनाड हादसे का मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार केरल के साथ जारी रहेंगी मदद के प्रयास। केंद्र सरकार ने केरल को पहले ही दी थी चेतावनी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त। दिल्ली नगर निगम को लगाई कड़ी फटकार। फ्रीबी कल्चर पर आप सरकार को लिया आड़े हाथ। 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत याचिका की खारिज। विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के सिलेक्शन को यूपीएससी ने किया रद्द। नहीं दे पाएगी कोई परीक्षा। माता पिता का नाम बदलकर सिविल सेवा परीक्षा में अनुमति से अधिक बार हुई थी शामिल। दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। पूर्वी दिल्ली में 119 mm बारिश दर्ज। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के गदेरे में फटा बादल। पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त। करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। निशानेबाजी में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल ने फाइनल में बनाई जगह। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भी अंतिम 16 में। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बजट को लेकर सदस्यों की शंकाओं का आंकड़ों के साथ समाधान किया तो विपक्षियों द्वारा उठाए गए सवालों पर भी जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक रूप से अच्छे प्रावधानों का विरोध करना उचित नहीं है। बजट के माध्यम से देश के हर वर्ग और राज्य का ख्याल रखा गया है। विपक्षी दलों को बजट प्रावधानों को पूरा पढ़ने की जरूरत है। पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बजट में किसी राज्य का नाम नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि उसे पैसे जारी नहीं किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत अगले 5 वर्षों में भी जारी रहेगा और हम तब तक इसे जारी रखेंगे जब तक भारत विकसित देश नहीं बन जाता। Since 2014, the principle which has guided us is the Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, which continues in this budget as well and hopefully will guide for the next 5 years. The 5 years being, this set of 5 years being very critical
in taking the first steps towards building a Vikasit Bharat by 2047. This budget strikes a fine balance amongst several overriding priorities. Growth, employment, welfare spending, capital investments, and fiscal consolidation are all equally given a place, and we've tried balancing all of them. वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने पर जोर दे रही है और इसे 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य है। We had projected 5.1% of the GDP as the fiscal deficit in the interim budget, whereas now, when we presented the regular budget for this year, it has been brought down further to 4.9%, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. वित्त मंत्री ने किसानों के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2013-14 के कृषि बजट के मुकाबले किसानों के लिए काफी अधिक बजट दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए सम्मान निधि और कृषि बीमा की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उर्वरकों पर 11 लाख करोड़ खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस ने किसानों के लिए सिर्फ झूठे दावे किए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है, उसके साथ महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दालों और अनाज की भरपूर भंडारण की व्यवस्था पर जोर दिया है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्रूड तेलों पर लगने वाले एक्साइज को भी कम किया गया है। India's average inflation was only 5.1%, lower than the 5.8% average among the emerging economies. So we are close to it and even lesser than the average of the emerging economies' inflation. That is the difference between UPA's handling of inflation and NDA's handling of inflation. Sir, Congress means Mehengai is something the common man knows as well. Because the common man's slogan used to be and continues to be Congress आई महंगाई लाई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने अपनी किताब में लिखा है कि यूपीए के दौर में वित्त मंत्रालय आरबीआई पर अपनी ब्याज दरों को नरम करने के लिए दबाव डालता था और लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने के लिए विकास की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता था। The finance ministry used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of the growth to shore up sentiments. You were not able to perform in the economy, managing the inflation, giving stimulus to growth and leading the country to have better growth, but you are asking the RBI to give a rosy picture so that the sentiments don't get affected. वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास पर खर्च बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को केरल के वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार केरल की सरकार और केरल की जनता के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के प्रयास जारी रहेंगे। वहीं लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया, बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए कुल 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 320 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। समुद्र के करीब 30 मीटर नीचे एक टनल, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है, का भी निर्माण हो रहा है। ये भारत की पहली अंडर सी टनल है। केरल के वायनाड में हुई प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की गई। राज्यसभा में जहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चर्चा की गई, वहीं लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा की गई। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अविलंबनीय लोक महत्व के विषय केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के जवाब में कहा कि केरल सरकार को भारत सरकार की तरफ से वायनाड में आपदा संबंधी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी पूर्व में ही भेज दी गई थी, जिसमें वहाँ पर गंभीर
गंभीर स्थिति होने की संभावना व्यक्त की गई थी। लोकसभा में गृह मंत्री ने सदन को बताया कि IIT और दूसरी संस्थाओं की ओर से भी वायनाड से संबंधित रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर कार्य नहीं हुआ। ये वास्तविकता है कि IIT दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहाँ से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाया जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए। ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। राज्यसभा में गृह मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस विपदा की घड़ी में केंद्र सरकार केरल की सरकार और केरल की जनता के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के प्रयास जारी रहेंगे। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का और जो लोगों की हानि हुई उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। वहीं लोकसभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा कि देश केरल के लोगों के साथ है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री ने सदन को बताया कि बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए कुल 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 320 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। समुद्र के करीब 30 मीटर नीचे एक टनल है जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है, जिसका निर्माण हो रहा है और ये भारत की पहली अंडर सी टनल है। इसका जो फाउंडेशन है और जो पिलर है और जो वायरडक्ट है अध्यक्ष जी, उस करीब उसमें 320 किलोमीटर का प्रोग्रेस हो गया है। टोटल प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का है, उसमें से 320 किलोमीटर ऑलरेडी फाउंडेशन, पियर और वायरडक्ट बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक और बहुत ही यूनिक चीज है। समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर नीचे एक टनल बन रही है। वो टनल 21 किलोमीटर की है। वो भारत में पहली अंडर सी टनल बनेगी। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान NTA द्वारा प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में कोचिंग व्यवस्था न रहे। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सदन से अपील की कि वह सहयोग करे ताकि कानूनी तरीके से और सामाजिक तरीके से देश में कोचिंग सेंटरों से निजात पाई जा सके। धीरे धीरे हम सबकी सहमति बनाते हुए ये कोचिंग सेंटर की दुनिया से देश के विद्यार्थियों को बाहर लाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से लाना पड़ेगा, सामाजिक तरीके से लाना पड़ेगा। हमें उसमें सबकी सहयोग चाहिए। राज्यसभा में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से संबंधित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 4-5 सालों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने तकरीबन 4000 रिक्तियां भरी हैं। कुमार आलोक, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। वायनाड की घटना पर राज्यसभा में भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, वायनाड के सांसद रहते यदि राहुल गांधी वहां की समस्या को प्रधानमंत्री के सामने उठाते तो आज 173 लोगों की जान बच सकती थी। जब वायनाड की जनता को कंटिन्यू, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ऑनरेबल मेंबर कंटिन्यू। बेहतर होता कि उन 5 वर्षों में सांसद रहते हुए जो वायनाड की कमियां थी पूरे देश के बारे में तो उन्होंने घूम घूम कर अन्य बातें की, लेकिन वायनाड की जनता की जो समस्या थी उसको सदन में उठाने का काम करते, प्रधानमंत्री जी से मिलते तो इन 143 जानों को बचाया जा सकता था। एक जनप्रतिनिधि जिस वायनाड की जनता ने इस विश्वास के साथ एक सांसद को चुनकर बेचा कि हमारे सुख और दुख में जब कोई घटना होगी वो हमारे साथ खड़ा होगा, वहां से इस्तीफा देकर भागने का तो काम किया, लेकिन आज इस दुखद समय में वायनाड की जनता के बीच इतनी 3 दिन की घटना होने के बाद उन्होंने जाने का भी काम नहीं किया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वायनाड के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता नीरज सिंह बता रहे हैं कि कैसे वायुसेना राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। इंडियन एयरफोर्स लगातार रेस्क्यू कर रही है क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण जो पुल है वो बह गया था। अब आप देखें कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है वो यहाँ पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके कारण जो रेस्क्यू टीम है वो अपने बड़े बड़े वाहनों को आगे
उस स्थान पर नहीं ले जा पा रही है जहां पर हादसा ज़्यादा गंभीर है, या ये कहें कि जहां पर हादसे का प्रभाव ज़्यादा है। तो आप देखें कि इस समय दूरदर्शन के ये विजुअलों के माध्यम से कि इंडियन एयरफोर्स के चॉपर लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लैंड करने की, ताकि जो रेस्क्यू में लगी टीम है उनको पहुंचाया जा सके उन स्थानों पर जहां पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। मौसम की मुश्किलें अलग हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो रेस्क्यू के जो जवान हैं उनका हौसला भी बुलंद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स और जो एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। तो ये आप देखें कि चॉपर ने कोशिश की, लेकिन चॉपर लैंड नहीं कर पाया, और ये सुबह से ही लगातार जो सिलसिला है वो जारी है, ताकि जो रेस्क्यू है उसमें तेजी लाई जा सके। आप देखें कि जमीनी स्तर पर जो एनडीआरएफ के लोग हैं या फिर जो सेना के लोग हैं वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं। इंडियन जो एयरफोर्स के जो चॉपर हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर लैंड कर सकें ताकि इस रेस्क्यू में तेजी लाई जा सके। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स के चॉपर को असफलता हाथ लगी है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, ग्राउंड जीरो, वायनाड। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने इस हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दिल्ली एनसीआर में कई भागों में भारी बारिश हुई है। बारिश के बाद उमस और पसीने से बेहाल लोगों को जहां राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम के भी हालात बन गए। वहीं उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी में एक इमारत ढह जाने की खबर है। फिलहाल दिल्ली पुलिस स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बिल्डिंग में फंसे हुए कुछ लोगों का रेस्क्यू करने का काम कर रही है। एक व्यक्ति को मलबे से निकालकर हिंदू राव अस्पताल डीएफएस में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने की खबर है। मंदिर के पास पानी का बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग भीमबली के गदेरे में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद होने की वजह से भीमबली में करीब 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे होने की खबर है। इस बीच उत्तराखंड राज्य के आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राज्य में सभी से सतर्क रहने का अनुरोध किया है। साथ ही मैदानी इलाकों में जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका जताई है। इस बीच प्रशासन ने लगातार बारिश के मद्देनजर गुरुवार को देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले के स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के चलते एवं आयुक्त गढ़वाल मंडल द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में चार धाम यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 अगस्त 2024 को चार धाम यात्रा में जो यात्री संबंधित जनपद में पहुंच गए हैं, उनकी आगे की यात्रा के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश में स्थित पंजीकरण केंद्र में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल स्थगित रहेगी। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्हत चिना ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान जयशंकर ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि ये समय द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही वैश्विक रणनीतिक चुनौतियों को समझने का भी अवसर है। Opportunity to review our bilateral relations, but also to assess the strategic trends in our region. I know tomorrow the Prime Minister looks forward very much to his discussions in regard to both subjects with you, and I would today, of course, during the call, seek Your Excellency's thoughts on many of the contemporary issues
understand your priorities for this visit. And again, I assure you that we have prepared very, very well for this visit. There will be, I think, 10 agreements, 3 announcements, and we will be taking steps which will certainly set the course for the further development. देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को नई दिल्ली के एनडीएमसी सभागार में छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर लिखी गई 4 पुस्तिकाओं का विमोचन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले उपस्थित रहे। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति सहित तमाम गुणों को आत्मसात कर उनका प्रसार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज हम सब लोगों के जिस दायित्व की मैं बात कर रहा हूं, अतिरिक्त दायित्व ये कि जो शिवाजी का चरित्र था, उस चरित्र को न केवल आत्मसात करना है, न केवल उनकी वीरता और देशभक्ति को आत्मसात करना है, बल्कि इसका हम सब लोग संदेश वाहक बन करके, अर्थात मैसेंजर बन करके, और ये देश में इसको प्रचारित और प्रसारित करने का दायित्व भी हम सब ने स्वीकार किया है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सुशासन के मंत्र में भी छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा देखी जा सकती है। अनिल माधव दवे जी ने एक पुस्तक लिखी है शिवाजी महाराज के बारे में, स्वराज और सुराज। उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उस पुस्तक के प्रस्तावना वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उसकी प्रस्तावना लिखे कैसे शिवाजी के प्रेरणा से सुशासन को आज भी चलाने की आवश्यकता है, इसको उन्होंने इंगित किया है। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम की पुस्तक इंडिया एट 100 इन्विजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस का विमोचन एक विशेष कार्यक्रम में किया। पुस्तक में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भारत की भविष्य के आर्थिक विकास की एक विवेचना की है कि कैसे भारत अगर अपनी मौजूदा विकास दर को लगातार बनाए रखता है तो भारत भविष्य में विश्व की एक प्रमुख आर्थिक ताकत का स्वरूप हासिल कर लेगा। डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यम का आकलन है कि जिस तरह गत 10 वर्षों में आर्थिक सुधार के कदम उठाए गए हैं और यही विकास दर आने वाले दशकों में जारी रहती है तो भारत निश्चित तौर पर 2047 में 55 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसा सशक्त राष्ट्र बन जाएगा। पुस्तक के विमोचन के मौके पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी नीतियों और सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण है कि भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। The focus efforts to make ourselves self-sufficient in defense, the focus efforts to replace the oil economy with the electric economy, the focus efforts to bring quality into play in our manufacturing setups and consumer choices, consumer preferences, making quality the fulcrum of activity, bringing transparency and technology to every single home. All of this will collectively help us have a stronger currency, even stronger macroeconomy from where we are today, the fundamentals of the economy, and hopefully help us get there to a $55 trillion. संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेतकर की प्रोविजनल उम्मीदवारी रद्द कर दी है। उन्हें यूपीएससी की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया गया है। आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 में धोखाधड़ी से लाभ लेने के आरोप में पूजा खेतकर को 18 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उन्हें 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक जवाब देने को कहा गया था, लेकिन पूजा खेतकर ने निर्धारित समय सीमा के अंदर धोखाधड़ी के मामले में स्पष्टीकरण नहीं दिया।
इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द किए जाने के साथ ही उन्हें भविष्य में यूपीएससी की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया गया है। पूजा खेतकर पर आरोप है कि उन्होंने अपना और अपने माता पिता का नाम बदलकर सिविल सेवा परीक्षा में अनुमति से अधिक बार वो शामिल हुई। भारत में आयोजित 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र का समापन हुआ। पहली बार भारत ने विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की। भारत मंडपम में आयोजित इस वर्ष का सत्र एक ऐतिहासिक आयोजन रहा। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 24 नए स्थलों को मंजूरी दी गई। साथ ही भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन देने की घोषणा भी की। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वैश्विक धरोहर संरक्षण में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहला मौका था जब भारत ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के निदेशक लाजारे आसोमो, विश्व धरोहर समिति के अध्यक्ष विशाल वी शर्मा और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का कैटलॉग भी जारी किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के विभिन्न कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न कलाकृतियां और स्थापनाएं प्रदर्शित की गई हैं। Our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has already announced to contribute $1 million to the UNESCO World Heritage Center. As committed, this grant will be used for capacity building, technical assistance, and conservation of World Heritage sites, especially benefiting Global South countries. 21 जुलाई को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस मौके पर यूनेस्को की महानिदेशक आंद्रे आजोले ने भी शिरकत की थी। प्रधानमंत्री ने विरासत संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा भी की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को विशेष रूप से क्यूरेट किए गए पर्यटन और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत के समृद्ध ऐतिहासिक परिदृश्य का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया गया। सत्र के दौरान विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए 24 नए स्थलों को मंजूरी दी गई। इनमें भारत के असम का मोइंदम भी शामिल है, जिसे उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता दी गई। इस वृद्धि के साथ भारत की विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 43 हो गई है। समिति ने कई मौजूदा विश्व धरोहर स्थलों की स्थिति की भी समीक्षा की। विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया गया जो खतरे में हैं। भारत ने विकासशील देशों में क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ाने और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन देने की घोषणा की है। सत्र में विरासत प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को समर्पित कई मंच शामिल थे। इनमें युवा पेशेवर मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी शामिल था। मुख्य सत्र के साथ साथ सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और साइड इवेंट्स का भी आयोजन किया गया, जिनमें भारत की विविध विरासत को प्रदर्शित किया गया। रीएड्रेस रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स, इस प्रदर्शनी में विदेशों से भारत वापस लाई गई प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आयोजित इस महा आयोजन में 160 से ज्यादा देशों से करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। Very good decisions have been made, and we finished meetings in good time. We even afforded a day off, and we've enjoyed our stay in India. We will carry with ourselves very pleasant memories of this great country. The government of India to host this committee in New Delhi. This is the first time for me. I'm very happy to see a lot of sites on the list of World Heritage Committee of UNESCO, and of course the hospitality. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस वर्ष का सत्र एक ऐतिहासिक आयोजन था। समापन भी बेहद शानदार रहा। प्रसिद्ध कोय ग्रुप शिलोंग चेंबर ने अपनी प्रस्तुति से सभी अतिथियों के लिए ये शाम यादगार बना दी। जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक अध्यादेश 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में एनसीआर की तर्ज पर
SCR यानी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने संबंधी बिल पेश किया। योगी सरकार ने लखनऊ के बगल के उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर SCR बनाने का फैसला किया है। SCR बनने से यहाँ के लोगों को NCR की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। योगी सरकार की इस योजना के तहत 27,860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाना है। सीएम योगी ने अफसरों को आगामी 50 वर्षों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 कुंभ मेले से पहले कुंभ परिषद पर चर्चा के लिए मुंबई में एक सत्र का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और इसका आयोजन इंडिया थिंक काउंसिल और पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस बैठक में कुंभ मेले की परंपरा, भव्यता, विशेषताओं और इसकी योजना पर चर्चा की गई। कुंभ कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डायलॉग है जो 2019 से चल रहा है और इस वर्ष 2025 महाकुंभ के पहले हमें लगभग 25 राज्यों में कुंभ कॉन्क्लेव के पूर्ववर्ती राउंड टेबल्स करने हैं। ये दूसरा राउंड टेबल है, पहला दिल्ली में हो चुका है। कुंभ का महात्म्य क्या है, कैसे कुंभ में लोग आएंगे, कुंभ की व्यवस्था क्या है, क्या क्या सुविधाएं वहां मिलने वाली हैं, लोगों के मन में जो भ्रांतियां उन सबको दूर करने के लिए और कुंभ में सबको आमंत्रित करने के लिए हम सभी आज यहाँ पे मुंबई में आए। अयोध्या में 16 साल की लड़की से गैंग रेप के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान के खिलाफ 30 घंटे तक सिर्फ इसलिए FIR नहीं लिखी गई क्योंकि उसके घर में ही भदरसा चौकी 2012 से चल रही थी। मामला खुलने के बाद सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस मामले पर जब DD न्यूज़ ने फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से पूछा तो वो मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे। I am not aware of it about, so how I can answer about your question? हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। कानपुर नगर में ED की टीम ने जाजमऊ के ये खबर हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले बता दें कि महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल करते हुए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने आज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में NSDC और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत महिला उद्यमियों को ज़रूरी कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में सचिव अतुल कुमार तिवारी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत देश भर की 25 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा और उनकी शॉर्ट टर्म स्किलिंग कराई जाएगी। ये हमारा लक्ष्य है कि ब्रिटानिया जैसी कंपनी के साथ मिलकर हम कैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अट्रैक्टिव बनाएं, लोगों को उसके तरफ आकर्षित करें और इसके लिए 25 लाख जो महिलाएं होंगी उनको ब्रिटानिया के साथ मिलकर हम उनको इस प्रोग्राम से जोड़ेंगे और उनकी शॉर्ट टर्म स्किलिंग कराई जाएगी और साथ में इनसे 10,000 महिलाओं को हम इसका चयन करेंगे। तो 10,000 महिलाओं के उनके जो आइडिया होंगे उसमें 10 लोगों को स्पेशल ग्रांट दिया जाएगा। भारत इस साल अगस्त और सितंबर में तमिलनाडु के सुलूर और राजस्थान के जोधपुर में 2 चरणों में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी करेगा। पहला चरण दक्षिण में सुलूर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेनाएं भाग लेंगी। दूसरा चरण सितंबर में जोधपुर में होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की वायुसेनाएं भाग लेंगी। अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना राफेल, तेजस हल्के लड़ाकू विमान, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जैगुआर लड़ाकू विमानों के साथ साथ प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों को तैनात करेगी। मेक इन इंडिया उत्पादों को प्रदर्शित करने की योजना बनाई है। 5 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम L&T, गोदरेज और भारत फोर्ज सहित 20 निजी क्षेत्र की कंपनियां, 20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और 16 स्टार्टअप इस आयोजन का हिस्सा होंगे।
This is the largest international air exercise ever conducted in India, with invitations extended to 51 countries. This exercise aims to strengthen strategic relations with our friends from international community. Complex missions are planned to enhance our mutual understanding of air operations, air power application, and also practicing multiple combat scenarios in the realistic environment. It is also an excellent opportunity for all of us to share our best practices with each other. पूर्व क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। वो 71 वर्ष के थे। अंशुमन गायकवाड़ पिछले कुछ समय से ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे। अपने 12 वर्ष के करियर में गायकवाड़ ने 40 टेस्ट और 15 वनडे खेले। उन्होंने कुल 1154 रन बनाए, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी रहे थे। पेरिस ओलंपिक में भारत के 2 निशानेबाज पदक जीत चुके हैं और अभी भी कई भारतीय खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। खिलाड़ियों की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन से भी हौसला मिलता है। वहीं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी सरकारी पहलों से भी खिलाड़ियों को काफ़ी मदद मिल रही है। देखिए पेरिस से डीडी न्यूज़ के संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने 2 पदक जीतकर इतिहास रच दिया, तो वहीं सरबजोत सिंह ने पहले ही ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इन सभी के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत है, जिसे बल दिया वर्तमान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं ने। खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उनके परिश्रम को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समय सराहा है। प्रधानमंत्री समय समय पर खिलाड़ियों से संवाद करके उनका हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। प्रमुख खेल आयोजनों से पहले पीएम मोदी एथलीटों के साथ बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनमें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की भावना भी पैदा करते हैं। खास तौर पर जब एथलीट देश के लिए पदक हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे स्वयं बात करके उन्हें बधाई देने के साथ साथ हौसला अफजाई करते नजर आते हैं, जो प्रेरणादायक भी है और एथलीटों द्वारा इसकी काफी सराहना भी की जाती है। 2018 में खेलो इंडिया का पहला एडिशन हुआ था, जिसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, वो भी रिकॉर्ड के साथ। वहाँ से ही मैं काफ़ी थोड़ी लाइमलाइट में आई थी। उसके बाद टॉप स्कोर ग्रुप में और बहुत सारे स्पॉन्सर्स और जैसे OGQ के साथ मैं 2018 से हूँ और फेडरेशन का हमेशा से सपोर्ट रहा है। सो आई वुड से कि इन सबको मिलाकर ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। थैंक यू सो मच साई, खेलो इंडिया स्कीम एंड द टॉप स्कीम। इंडियन टेबल टेनिस बहुत ही अच्छा कर रहा है और इसका मेन रीज़न मैं बोल सकती हूँ कि हमको बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ और एक्सपोजर मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, साई, टॉप्स, सब TTFI सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में सरकार की भूमिका काफी अहम है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी पहल जमीनी स्तर पर काफी सफल साबित हो रही हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में साफ नजर आता है। गवर्नमेंट की स्कीम काफ़ी अच्छी है इस मामले में और टॉप्स की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। NRI, OGQ काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पॉन्सर भी आ जाते हैं उसके बाद। और बट मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, थैंकफुल हूँ उनका, जो उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी स्कीम्स निकाली खेलो इंडिया और उसके बाद फिर वो साई, टॉप्स। जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं इंडिया के, सबको चुन के ये स्कीम पे लेके आ रहे हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट। आई थिंक गवर्नमेंट के हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, ये जो काम कर रहे हैं, फेडरेशन भी साथ में रह के दोनों। तो मुझे लगता है कि इसके लिए इंडियन स्पोर्ट्स को ये स्कीम बहुत ही आगे लेके जाएगा। वर्तमान में केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, खेल महासंघों और एथलीटों के बीच एक अच्छा तालमेल होने से आज हमें शानदार परिणाम मिल रहे हैं। वैश्विक मंच पर भारत का बेहतरीन प्रदर्शन इसी तालमेल का नतीजा है। पेरिस में खेलों का महाकुंभ जारी है और भारतीय दल लगातार अपनी परफॉर्मेंस से सुर्खियां बटोर रहा है। इन सब के पीछे देश का सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो खड़ा है।
टॉप्स और खेलो इंडिया की स्कीम का खिलाड़ियों को सीधा फायदा पहुंच रहा है और खिलाड़ी भी मान रहे हैं कि इन स्कीम्स ने उनको नई पहचान दिलाई है और उनके प्रदर्शन में काफी इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में कई और एथलीट यहां से चमक बिखेरेंगे और पदक लेकर के देश लौटेंगे। कैमरा सैंथिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज पेरिस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।